हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एमईक्यू सर। आपका न्यू जो हम लोगों का कंटेंट है, वीडियो लेक्चर है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में आपको शो हो रहा होगा। हाउ टू अवॉइड ऑब्स्टिकल ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। यहाँ मैंने मेन टारगेट नीट प्रिपरेशन का ही रखा है, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कराता हूँ। इसमें जो ऑब्स्टेकल हैं वो ऑब्स्टेकल नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो हर कंपटीशन में काम आएंगे, लेकिन यहाँ मैंने काफी यूनिक ऑब्स्टेकल देखे हैं और उन ऑब्स्टेकल को ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली अगर हम यूट्यूब चैनल या किसी क्लासरूम में होते हैं, दोनों ही जगह टीचर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, यूट्यूब चैनल तो लास्ट के टाइम पर जब एग्जाम नीट 2025 होने वाला होगा तो उससे एक महीने पहले या 15 दिन पहले या 2 दिन पहले इस तरह के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उस टाइम इन चीजों का कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर मैं नीट 2025 की या आने वाले नीट की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बच्चा इसको 2030 में देख रहा है, 2040 में देख रहा है या 2050 में देख रहा है, सब कुछ ऐसे ही रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो तब भी ये टॉपिक आपके काम आएगा। अब ये चैनल में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कब है? अगर मैं नीट 2025 या आने वाले नीट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपना माइंडसेट बना चुका हूँ कि मुझको प्रिपेयर करना है और क्रैक करना है एग्जाम, तो मुझको प्रिपेयर करना है और क्रैक करना है एग्जाम, तो पहले दिन ही मेरे लिए जरूरी है कि मैं इस टॉपिक पर बहुत ध्यान दूं और ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते हुए, उनको हटाते हुए, है ना, उनको मेरी पढ़ाई में उनको नहीं आने दूंगा मैं, उसको ये सोचते हुए और इसकी स्टडी करना है। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑब्स्टेकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें दो तरह के 1 2 3 टाइप के फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल हैं वो तो आपको हर टीचर बोलेगा, आप भी उनको जानते हो। बस वहां साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है जिससे हम उस चीज को काम नहीं कर पाते, वो हम वो लास्ट ही लास्ट में उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 4 5 6 ऑब्स्टेकल में डिस्कस करूंगा वो यूनिक है। और देखिए, मैं आपसे बिल्कुल गारंटेड, इस बेमान जमाने में वारंटी मिलती है, मैं गारंटेड आपसे बोलने वाला हूँ कि जो ऑब्स्टेकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है इसके बाद उन ऑब्स्टेकल को लिस्ट बनाते हुए आपको डिस्कस किया जाए, लेकिन ये सभी ऑब्स्टेकल यूनिक है ना। और आपकी जो रियल स्टडी है उसके दौरान आपको महसूस होते हैं, जो लोग नीट की एस्पायरेंट्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से, उनको तो ये बात देखते ही समझ में आ जाएगी कि ऑब्स्टेकल कौन कौन से मैं डिस्कस करूंगा तभी, ठीक है। और जनरली जो बच्चे नए हैं और जो स्टडी को अब नेट की जो माइंडसेट बना चुके हैं 2025 का या 26 का, जो भी वो बना रहे हैं, या जो 10th पास आउट हैं वो जो बना रहे हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है बड़े काम के होने वाला है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो पॉइंट्स है इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि आप इसके एक पॉइंट को ध्यान दें। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने पहला जो ऑब्स्टेकल डिस्कस करूं तो आप देखते ही बोलेंगे कि सर ये तो नॉर्मल है, हम जानते थे कि आप डिस्कस करने वाले हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करें। 90% स्टूडेंट जो होते हैं इन ऑब्स्टेकल को देखते हैं। तो इन ऑब्स्टेकल को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए अभी ये ऑब्स्टेकल बहुत जरूरी है, ये साइकोलॉजिकली डील किए जाते हैं, तो इनको मैं लास्ट में देखूंगा। और ये 90% टीचर इनकी बात करते हैं, तो मैं इसकी बात करूंगा तो क्या यूनिक क्या होगा। तो वो जरूरी है कि हम यूनिक चीज पर डिस्कस करें, जिसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू तो रहना चाहिए ना, तो यूनिकनेस हमारे पास होना चाहिए। तो वो यूनिकनेस के लिए मैं पहले इसको स्किप कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। और नेक्स्ट स्लाइड को मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूँ तो अब जाकर हम लोग मेन टॉपिक पर आए। हमारा जो मेन टॉपिक है ऑब्स्टेकल के लिए, वो ये तीन जो ऑब्स्टेकल है, 4 5 6, स्टडी पैटर्न, पेपर पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम हमने क्रैक किए, मैंने कई एग्जाम किए, क्रैक किए हैं, ठीक है। आपके लिए नेट एग्जाम है, वो मैंने बच्चों को जो 20+ ईयर से मैं आपको बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, और जो कोटा फैकल्टी का हम लोगों को एक्सपीरियंस रहा है, इतने साल हमने कोटा फैकल्टी के रूप में काम किया है, वो इतने सारे बच्चों को डील किया है। 2013 से मैं क्या होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तीन ऑब्स्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ध्यान से इनको, अगर आपके पास नोटबुक में या नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो कहता हूँ नोट करें, स्क्रीनशॉट एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टाइम तक काम नहीं आता। अगर आपकी नोटबुक में लिखा रहेगा तो आप इन ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते ही आगे बढ़ेंगे। तो ये पक्की बात है कि नीट 2025 या आने वाला नीट एग्जाम जो भी आप
अपना टारगेट सेट कर रखे हैं वो क्रैक हो जाएगा। तो इन ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना और माइंड सेट कर लीजिएगा कि हाँ, इनको दूर करना है। सबसे पहली बात स्टडी पैटर्न, दूसरा है पेपर पैटर्न और तीसरा है टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तीनों ही ऑब्स्टिकल को मैं एक ऑब्स्टिकल भी लिख देता तो चल जाता काम, लेकिन मैंने तीनों को अलग अलग कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि देखिए साइकोलॉजी जो आपकी है, जो आप पढ़ने के लिए टेबल में बैठते हैं, जब आप स्टडी करते हैं तो आप लोगों के सामने जो दिक्कतें आती हैं उनको इन तीन कैटेगरी में बताना बहुत जरूरी था, ताकि यूनिकनेस जो है हम लोगों की रहे, आप इसके साथ जुड़े रहें और प्लीज इन पे काम कीजिएगा। ये नहीं होता कि आपने चैनल देखा और आगे बढ़ गए, वीडियो देखा आगे बढ़ गए और ऑब्स्टेकल को अवॉइड नहीं किया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टडी पैटर्न को। अब स्टडी पैटर्न में देखिए बड़ा रंगीन रंगीन मैंने माहौल यहाँ पर आपके सामने शो किया है और आप देखिएगा क्या क्या चीजें को हमको डिस्कस करना है स्टडी पैटर्न के अंदर। स्टडी पैटर्न के अंदर सबसे पहली है, हम लोग बात करें तो हमने सब्जेक्ट जो डील करने हैं, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा है केमिस्ट्री, चौथा है फिजिक्स। अब मैंने साइकोलॉजी के लिए ऑर्डर में रखा है, बच्चे को सबसे अच्छा आसान क्या लगता है, हो सकता है हर बच्चे के लिए अलग अलग हो, ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम पढ़ते थे 12th में सबसे आसान हमें फिजिक्स लगती थी। बायोलॉजी वाले के लिए अगर ये बोला जाता है तो बच्चा बोलता है सर आप झूठ बोल रहे हो, है ना, आप हमको इंप्रेस करना चाहते हो इसलिए। नहीं, हमको सबसे ज्यादा ही फिजिक्स आती, सबसे अच्छा आसान ही फिजिक्स लगती थी। रीजन, टीचर। हमारे टाइम पर टीचर बहुत कम मिलते थे, है ना। जो आप कोटा का माहौल देख रहे हो कोई माहौल था ही नहीं, है ना। बच्चे बहुत कम थे, गिने चुने कोचिंग पे 20-20 30-30 कोटा का जो माहौल आज देखते हैं ना आप, 300-400 के जो बैचेस होते हैं, 20 का बैच हुआ करता था, कोई कोचिंग का नाम भी नहीं था और स्टार्टिंग चल रही थी। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, पुरानी यादों को तो हम कभी बाद में ताजा करेंगे। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये माइंडसेट के साथ 90% बच्चे चलते हैं। जूलॉजी को उनको इंटरेस्ट आता है तो आसान लगती है, उसके बाद उनके थोड़ी सी टफ लेवल चल जाते हैं, बॉटनी आती है, उसके बाद केमिस्ट्री, सबसे लास्ट में फिजिक्स, ठीक है। तो मैंने इस ऑर्डर में इनको जमा लिया है। आपका भी काम यही रहेगा कि आप देखेंगे स्टडी पैटर्न को जब आप ले रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है, मेन सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस को सामने रखते हुए, क्योंकि आपने 11th और 12th की स्टडी कर ली है और अब आप 12th पास आउट है, आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी है। अगर आप 10th पास आउट है तब भी आप नेट का सिलेबस रखिए, आपकी थोड़ी सी नॉलेज कम होगी, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिलेबस बॉटनी और जूलॉजी की बिल्कुल डिस्कस करूंगा, तब बतला ही दूंगा। लेकिन 12th पास आउट के लिए तो बिल्कुल ये सब चीज मालूम है, उसने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो एनसीईआरटी या जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसको देख चुका है और नेट का सिलेबस सब कुछ सेम ही है, ठीक है ना। तो वो जानता है। अब बात पर क्या ध्यान देना है, अब बात पे ये ध्यान देना है कि उसके पास सिलेबस उसके पास है और उसको मालूम है कि मुझको पढ़ने के दौरान किन चैप्टर्स में मुझको, है ना, आसान लगे थे, कौन से मुझे मॉडरेट लगे थे और कौन से मुझे टफ या हार्ड लगे थे, ठीक है। तो उसको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलना है और अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको क्या काम करना है, इन कैटेगरी में वो चैप्टर्स को क्लासिफाइड करेगा। और सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अक्सर होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो मदर होती है या हमारा जो बहुत डियर होता है उसको तो हम क्या करते हैं, अ, सोच लेते हैं कि ये तो अपना ही है, इस पे तो दिक्कत नहीं आएगी, तो हम उसको तो अवॉइड कर देते हैं। और जो पड़ोस की आंटी होती है, पड़ोस की जो माताजी होती है, उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, "आंटी जी नमस्कार, आंटी जी यूँ।" लेकिन हमारी माताजी जो होती हैं, वो सोचते हैं कि यार अपना ही है, तो ये तो बुरा मानेगा नहीं, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। यहाँ से एक बात मैं लिंक करना चाहता हूँ, मेन बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है ना? उसको बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। जो सबसे आसान लगता है आपको, ठीक है, वो सबसे पहले पढ़िए और उसको इतना अच्छा पढ़ लीजिए कि वो क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए, है ना, आपसे वो गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि सिलेबस को लेना है और सिलेबस में जो जो पॉइंट्स, जो जो टॉपिक सबसे आसान लगते हैं आप लोगों को, उनकी लिस्टिंग कर लेनी है, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो बच्चे क्लेवर होते हैं, जो बेस्ट मार्क्स लाते हैं, जो इंडियन कैटेगरी के होते हैं, ये उन सब बच्चों के थ्रू ये किया जाता है और वो ये बातों को आउट भी नहीं करते, वो सिंपल से इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा, वैसे ऐसे पढ़ा, लेकिन ये बहुत की पॉइंट्स हैं
और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ साइकोलॉजिकली ऑर्डर में आपकी माइंडसेट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं। कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना चाहता है तो उसको पहला काम यही करना चाहिए। अगर नीट के बाद जेई वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं या अदर कंपटीशन वाले भी बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, है ना? सबसे इजी जो आपको लगते हैं अपने सिलेबस में उन टॉपिक्स को, है ना? चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉपिक्स को ले लीजिए, उन टॉपिक्स को यहां लिख लीजिए लिस्ट में, है ना? अब किसी बच्चे को लगता है कि मेरे जो जूलॉजी है उस जूलॉजी में, है ना, क्या होता है कि मुझको जो होता है एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और बहुत आसान लगती है, मैं सब जानता हूँ, मुझे मैक्सिमम बात समझ में आ जाती है उसमें। बॉटनी में मुझको ऐसा लगता है कि यार मुझको प्लांट जो अनाटोमी है बहुत अच्छी लगती है, उनके टॉपिक्स मुझे यहाँ लिख लेने हैं, है ना? केमिस्ट्री में मेरा इस तरह से है कि मुझको जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल ईजिली याद है और पीरियोडिक टेबल के साथ-साथ मुझको क्या होता है कि एसपीडीएफ ब्लॉक बिल्कुल आराम से ईज़ी गोइंग में मैं कर लेता हूँ, ठीक है? बायोमोलिक्यूल भी मुझको बड़ा आसानी से आ जाता है और बायोमोलिक्यूल में भी मुझे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें दिक्कत आती है। तो बायोमोलिक्यूल भी मेरा बहुत आसान है, टॉपिक्स लिख सकते हैं, ठीक है? उसने केमिस्ट्री फिजिक्स में मर्ज कर लिया कि मुझे बायोमोलिक्यूल भी मालूम, तो उधर पे डीएनए केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी है। तो ये मुझे आसान सा लगता है, ठीक है? फिजिक्स में है तो उसको सेमीकंडक्टर बड़ा आसान लगता है, डायोड, एनपीएन, डायोड, पीएनपी और ये दूसरे भी जो टॉपिक्स हैं। फिजिक्स मेरे टच में नहीं है तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, केमिस्ट्री और बायो के लिए तो मैं जानकार हूँ और पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है उसमें। तो इस तरह से आपने ईज़ी टॉपिक को लिस्ट बना ली। अब आपके पास 2 बचते हैं, जो मॉडरेट है और अपना दुश्मन जो दिमाग खराब करता है, टफ और हार्ड। ये साइकोलॉजिकली ही बात है, टफ और हार्ड। मैं इसकी बहुत खिलाफ हूँ। ये दिमाग को खराब कर देता है कि टफ और हार्ड दिमाग में घुसते ही हम लोग सोच लेते हैं कि यहाँ तो अपने दिक्कत आनी है, नहीं आनी है, इसलिए इसको बस लिख रहा हूँ मैं कैटेगरी में। अब आप मॉडरेट पर आइए। आपको लगता है कि ये जो अपने हैं, जो ईज़ी हैं, जो मुझको याद है, देखो ये ध्यान रखना सबके लिए अलग-अलग है, ठीक है? ए स्टूडेंट के लिए जो ईज़ी है वो शायद बी स्टूडेंट के लिए नहीं हो। सी स्टूडेंट के लिए जो मॉडरेट हो, वो हो सकता है ए स्टूडेंट के लिए ईज़ी हो। डी स्टूडेंट के लिए जो टफ हो, वो हो सकता है कि बी स्टूडेंट के लिए मॉडरेट हो। तो अब स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट ये चीज़ क्या करेगी, वेरी करेगी। तो बच्चों को क्या करना है, अब मॉडरेट कैटेगरी में आना है और उन टॉपिक्स को लिख लेना है। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, टॉपिक सिलेबस से टॉपिक लेना और उन टॉपिक को लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में। अब आपने लिस्टिंग कर ली। अब आपके बचे हैं मेन, जिनको आप ध्यान देंगे। अब आपके बचते हैं टफ और हार्ड वाले, उनकी भी लिस्टिंग कर लीजिए। आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। आपके पास सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोडेड है। बच्चे बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पीडीएफ सिलेबस को रखते हैं आवाज में पास, ठीक है? तो आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है नीट का। 2025 वाला 24 वाला भी तो सिमिलर ही चल रहा है दोनों, है ना? और उसको रखते हुए तीनों सब चारों सब जो सब्जेक्ट हैं उसको इस तरह से कैटेगराइज कर लेना है और ये स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट होगा। मैं वापस आपको समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट होगा, है ना? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये अलग-अलग होगा, ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट के लिए सिमिलर होगा। अगर मेरा दोस्त है उसने इसकी लिस्ट बना ली तो मैं भी उसको लेकर उसको पढ़ लूँ, ऐसा मत कीजिएगा, है ना? तो होता क्या है, बच्चे पीजी में रहते हैं और एक साथ रहते हैं, तो मान लीजिए कोई भी बच्चा देख रहा है कि यार तू एक काम कर, सर ने जो बतलाया तू बना ले, मैं भी उसको ऐसे ही पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं करना है ना? सब बच्चे वीडियो देखें, ध्यान से देखें और सिलेबस लेकर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें या उसको प्रिंट आउट निकाल लें, हार्ड कॉपी निकाल लें और उस पर अंडरलाइन करते जाएं, मार्क करते जाएं और इस कैटेगरी वाइज उस जो मेन नोटबुक है आप लोगों की, उस नोटबुक में इसको पहले पेज पर नोट कर लें, ठीक है? ये सबसे पहली जिम्मेदारी हम लोगों की होगी और ये काम हो गया बच्चों, तो देखिए हमारी अ, जो ऑब्स्टेकल हैं, जो हमको पढ़ने के दौरान आने वाले हैं, वो ऑब्स्टेकल को हम काफ़ी हद तक सही कर लेंगे और जो चीज़ बच्चा क्या करता है, जो टीचर्स जो क्या करते हैं उसको लास्ट में बताती हैं सब बातें, ठीक है ना? और इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा काम हो गया, हमारी लिस्टिंग बन चुकी है। हमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोगों ने इजी, मॉडरेट, टफ और हार्ड को ले लिया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आपका सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना आपने जो 11th 12th की स्टडी कर रखी है, उसी स्टडी के बेस पर आप लोगों को ये टॉपिक तो कंप्लीट है, आपको टीचर की अब जरूरत भी नहीं है, ठीक है? टीचर इसमें नया कुछ करने वाला भी नहीं है,
आपने देखा होगा अक्सर कुछ कोचिंग्स में क्या होता है कि जो टीचर होता है बायोलॉजी पढ़ाने वाले वो 2-2 टॉपिक पढ़ाते हैं, एक-एक यूनिट पढ़ाते हैं। उसके स्पेशलाइज़्ड होते हैं। अब उनको तोते की तरह याद होता है वो। क्लास में आते हैं वो आँखें बंद करके भी सुना देंगे आप लोगों को। ठीक है? अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है ये गलत तरीका है। एक टीचर को कंप्लीट बायोलॉजी का जानकार होना चाहिए, कम से कम कंप्लीट बॉटनी या कंप्लीट जूलॉजी तो पढ़ाना आना चाहिए। वो 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को अच्छी तरह से याद रख लेता है और उसका मास्टर बन जाता है। ये टीचर सही नहीं है, लेकिन हम तो चलने देते हैं। बहती गंगा है, सब तरह के लोग हैं और लोग बाग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहा है, माहौल है, चलो ठीक है, कोचिंग की अपनी पॉलिसी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका टीचर पूरे टॉपिक का जानकार हो, पूरे सब्जेक्ट का जानकार हो। वो आपको सही राय देगा और मैं भी इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम होता है क्या कंडीशन होती है बच्चे की। तो आपने ये काम कर लिया, ये वर्क अपना डन हो चुका है। अब जब आप अगर नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं सेल्फ, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर किसी कोचिंग से करें तो वेरी गुड, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन या मेरे ऐप्स के थ्रू आप उससे तैयारी कर रहे हैं तो उस पर देख लीजिए। तो आपने ये कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया है और ये काम आपका पहला बहुत बड़ा टास्क आपका हो चुका है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है आपका कम से कम 1 दिन या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। ठीक है? तो ये पहला काम आपका तगड़ा हो गया और आपने पहले ऑब्स्टेकल को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपनी ज़िंदगी से, अपनी पढ़ाई की तैयारी से और अब आपकी तैयारी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, दमदार होने वाली है। चलिए, अब आते हैं अगले पॉइंट पर और अगला पॉइंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद। देखिए, अगला पॉइंट जो होगा हम लोगों का, वो कैटेगराइज़ेशन का होगा। ये हमारी बॉटनी, ज़ूलॉजी का काम पूरा हो गया है। अब हम लोगों का जो अगला मामला है, 5th जो है ना? जो हमारा मेन जो है उसके बाद अब हम लोगों ने लिस्ट बना ली है और हम कैटेगरी पे आ चुके हैं। देखिए, अब कैटेगरी पे आ चुके हैं तो पेपर पैटर्न को समझना होगा हम लोग। पेपर पैटर्न को समझना होगा। अगला ऑब्स्टेकल जो है हमारा, हमारी तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान हमारे सामने आएगा। तो बच्चे क्या होते हैं कि पेपर पैटर्न को समझ नहीं पाते, ठीक है? और उससे लास्ट में नीट को एग्ज़ाम को बिगाड़ देते हैं, क्रैक नहीं कर पाते। तो अगर आपने पेपर पैटर्न को एग्ज़ाम से जाने से कई साल कई महीने पहले ही समझ लिया है ना, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान दिक्कत नहीं आएगी और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो बच्चे नीट की हाई रैंक क्रैक करते हैं और उन सब की तैयारी में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और जनरली क्या होता है, सब राज की बातों को राज ही रखते हैं, बताते नहीं हैं। और ईज़ी टीचर ही एक ऐसा है जो आपको हर चीज़ों के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इन इस पॉइंट का ध्यान रखना। अगला ऑब्स्टेकल है पेपर पैटर्न, है ना? पेपर पैटर्न देखिए आप, इसमें कुछ की पॉइंट्स जो है हमको डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चेंजेस ऑफ सिलेबस, है ना? बीजेडसीपी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और अटेम्प्ट्स क्वेश्चन। सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्स्टेकल है, इसको मैं नेक्स्ट कैटेगरी में लेने वाला हूँ, जो अगला ऑब्स्टेकल है, तो इसलिए अभी यहाँ तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर, चेंजेस ऑफ सिलेबस। देखिए, चेंजेस ऑफ सिलेबस होता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे सिलेबस है उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टॉपिक हट चुके हैं। पहले जो था 2-3 साल 2 साल पहले उसमें जो चैप्टर थे, अब वो चैप्टर नहीं है। अगर हम रिप्रोडक्शन वाले क्लास 12 को देख रहे हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स वो हट चुका है ना? ऐसे कई टॉपिक्स को हटा दिया गया है, कई चैप्टर को हटा दिया गया है और एक चैप्टर में कई टॉपिक्स को भी हटा दिया गया है। तो सिलेबस जो होता है उसके साथ आप टच में रहें। सबसे बात ध्यान रखें कि सिलेबस को लेकर स्टडी करनी है। मैं कई बच्चों को जानता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग की शीट्स ले लेते हैं और शीट्स को पढ़ते रहते हैं। अब वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट हो रही नहीं हो रही नहीं मालूम, हो रही तो वेरी गुड, या पुराने शीट्स को भी लेके स्टडी कर रहे हैं और वो अपडेट नहीं है। तो सिलेबस सबसे मेन चीज़ है। आप उस सिलेबस को लेकर स्टडी करेंगे, है ना? और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करेंगे। तो सिलेबस आपने अपने पास ले लिया, डाउनलोड कर लिया है। पहले वाले जो ऑब्स्टेकल है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी कर ली और सिलेबस आपके पास है और जो होता है वो हार्ड फॉर्म में आपके पास पड़ा है ना? हार्ड कॉपी उसकी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इजी, मॉडरेट और टफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर जैसे ही होता है, जैसे नीट का पेपर होता है, टीचर्स बता देते हैं कि ये पेपर में इतना परसेंट क्वेश्चन इजी है, इतने मॉडरेट है, इतने टफ है।
लेकिन हम तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन को डील करेंगे। अब वो डील कैसे करेंगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या मालूम रहेगा। देखिए होता क्या है, अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, जनरली बच्चे ने मुझे कोई वीडियो मैंने डाला था तो उसमें उससे पूछा कि सर अब तो मार्क्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। अब बच्चे का एक माइंड सेट हो गया कि यार कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही, तो मुझे पेपर के दौरान क्या करना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए। तो आपका सीधा 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 सा काम क्या रहेगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप होंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप देखिए बायो के क्वेश्चन देख रहे हैं और बॉटनी के और जो जूलॉजी है उसके 45 क्वेश्चन जो अटेंड कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद केमिस्ट्री की जो 45 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, फ्लो में चलते जाइए। एक फ्लो में फर्स्ट टाइम जितने भी क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाते हैं वो सारे के सारे एक बार में आपके शो हो गए, वो सब इजी थे। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम जो था, है ना, जो टोटल क्वेश्चन थे, है ना, 180, और 180 क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट टाइम पर सपोज कीजिए 100 क्वेश्चन को आपने एक ही बार में सोल्व कर दिया। ये आपके सबके इजी हैं और इजी वे में आपने सोल्व कर लिया, वन स्टडी में, वन टाइम पर आपने अटेम्प्ट किया और कर लिया। अब सेकंड कैटेगरी होती है, अभी भी 80 क्वेश्चन बचे हुए, फिर आपने दोबारा अपने जो भी ऑर्डर था, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, या बॉटनी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स, जिस भी ऑर्डर में आपको पेपर सोल्व करना है आपने सोल्व किया, और इस बार आपने क्या किया, मैं बड़ा ही, है ना, उम्मीद के साथ चल रहा हूं कि 150 क्वेश्चन कर लिए, यानी 50 क्वेश्चन जो मॉडरेट थे वो भी आपसे हो गए। लेकिन 30 क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। अब उन 30 में भी आपने बहुत दिमाग लगाया है, और दिमाग लगाते 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 उसमें भी आप लोगों ने क्या किया कि 165 कर लिया। 15 क्वेश्चन में आपका हाथ रुका हुआ है और आपका माइंड सेट चल रहा है कि 2024 2023 यूनिट में बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं, तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये देखिए बहुत ज्यादा, मैंने भी लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि बहुत शगुफा चल रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं, कट ऑफ ज्यादा जा रही है। तो माइंड सेट बच्चे का होता है कि यार मैं कर दूं 15 क्वेश्चन भी, मेरे तो आ ही नहीं रहे मुझको, तो क्या करूं, कर दूं। अब देखिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप। अगर आपको नहीं आ रहे हैं, उनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं सेट हो रहा, छोड़ दीजिए। आप कर सकते हैं, आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे तो कहीं पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये मेरे टफेस्ट क्वेश्चन है और मैं इनको अटेंड करूंगा तो गलती होने के चांस ज्यादा है। तो वो सिंपल रूल जो टीचर, हर टीचर बोलता है, क्या सिंपल रूल, कि यार 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, अगर मुझे 50% भी आ रहे हैं, है ना, यानी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ही मुझे लगता है कि इन दो में से एक हो सकता है, तो फिर अटेंड कीजिए। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में से आपको एक लगता है तो फिर अटेंड मत कीजिए, है ना। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अब 720 बच्चों के आ रहे हैं, 720 में से मैं कहां रह जाऊंगा, मेरी रैंक कौन सी हो जाएगी, मैं कट ऑफ से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं कट ऑफ से बाहर निकल जाऊं, हर बार पेपर अलग होता है। कुछ बच्चे मान लीजिए 720 ले, हर बार ऐसा नहीं होगा। ये नंबर्स मान लीजिए किसी नीट 2024 में मान लीजिए 40 बच्चे ऐसे थे जो ये फुल मार्क्स लिए हैं, तो हो सकता नहीं कि नीट 2025 के बाद में भी ऐसा ही होगा कि 720 लाने वाले बच्चे जो होंगे वो 40 होंगे, हो सकता है 30 रह जाए, हो सकता है 20 रह जाए, 10 रह जाए। टफनेस जो पेपर होता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन क्या होगी। तो इसलिए आपको किसी भी ईयर के रिजल्ट को माइंड में जरूर रखना है, लेकिन साइकोलॉजिकली पेपर में ऐसा नहीं करना है कि पहले ऐसा हुआ था, इस साल ज्यादा हो जाएगा, कट ऑफ वैसी गई थी तो इस साल भी ऐसी हो जाएगी, तो मैं तो, है ना, ज्यादा अटेंड कर लूं। ये ज्यादा अटेंड करने की जो जो आदत होती है ना, अगर नहीं आ रहा है तो वेरी गुड, कीजिए, कौन रोक रहा है आपको, 180 क्वेश्चन आपके लिए तो है, सबको अटेंड कीजिए। लेकिन नहीं आ रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे, 20 नहीं आ रहे, बहुत सोच के उस पर काम कीजिए। ये दिमाग में मत रखिए उस समय कि यार कट ऑफ ज्यादा जा रही है, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए हैं तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, आपने यहां तक अटेंड कर लिया है, वेरी गुड, और आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे 165 में से 160 कंफर्म सही है, बहुत बढ़िया पोजीशन में पहुंच चुके हैं आप, है ना। और हो सकता है कि पेपर किस कैटेगरी का है, टफ हो, मॉडरेट हो, कैसा है, ये भी तो नहीं मालूम ना आपको। तो
पेपर करने के दौरान आपको अंदाजा लग जाता है कि यार पेपर में टफनेस है, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अटेम्प्टिंग क्वेश्चन की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन जो अटेंड कर रहे हैं, वो अटेंड करने के दौरान क्वेश्चंस का ये अटेंडिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खास होता है और हमको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं वो अटेंड क्वेश्चन बहुत सोच समझ के कर रहे हैं हम लोग। तो आपको अब सोचना है, उस 720 के शगुफे में मत जाइएगा, ये दिमाग बच्चों का खराब कर देता है और बच्चा क्या करता है, गलती कर जाता है। तो पेपर एक बार गलत हो गया, कुछ 10-12 क्वेश्चन जो नहीं करने थे वो कर दिए, तो बाद में दिक्कतें आनी है। हो सकता था कि आप उस क्वेश्चन पे रुक जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो दिमाग ध्यान रखिएगा, पेपर के दौरान की साइकोलॉजी बच्चे की स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली बच्चा उस समय प्रिपेयर होना चाहिए। क्या रिजल्ट रहा था 2023 का, 24 का, 22 का, या बढ़ रहा है कट ऑफ, है ना, ये माइंडसेट दिमाग से निकालिएगा। आप तो अपने माइंड के अकॉर्डिंग पेपर को जब अटेंड कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो फिर बोल रहा हूं ना आपसे, किसी बड़ी कोचिंग का टीचर तो 2 टॉपिक ही जानता है, 3 चैप्टर ही जानता है, समझ रहे हैं आप, या एक यूनिट ही जानते हैं। आप तो बेस्ट हैं यार, आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब पढ़कर जा रहे हैं, आपसे बेस्ट कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। 4 सब्जेक्ट को आप कमांड बना के जा रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन जानता है? मैं भी नहीं जानता। 4 सब्जेक्ट की तो मुझको भी नॉलेज नहीं है ना, मैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को डील करता हूँ, है ना, तो फिजिक्स तो मुझे भी नहीं आता। तो कहने का मीन्स ये आप तो बेस्ट है, हम लोग कहां हैं आप लोगों के आगे। तो उसमें पेपर अटेंड करते टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखें पूरा, और ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए किसी के कहने से भी। ठीक है, अब आते हैं अपन अगली कैटेगरी पर, और अगली कैटेगरी है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मुझे ध्यान रखना है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम का पैटर्न है, और ये आपको जो होता है साइकोलॉजिकली उलझाने के लिए होता है। हम किसी कंपटीशन को देने जाते हैं, है ना, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिए, हम लोगों को मालूम है कहां कहां गलती हम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। नीट का जो पेपर है ना, वो ध्यान रखिएगा, जितनी भी जो है काउंसिल है या इंस्टीट्यूट्स है ना, जो पेपर सेट करती हैं, वो पेपर सेट करने में दौरान ध्यान रख रही हैं, अब उनका पेपर पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है ना, और वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जो सेलेक्ट हो वो मेंटली स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइकोलॉजी भी आप जानते हैं वहां भी चलती है। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन है। आपने देखा इसका आंसर 2 है, वेरी गुड आपने लगा दिया। 3 है, वेरी गुड लगा दिया आपने। इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होना चाहिए। पहली बात, इन क्वेश्चंस में हमसे कोई सी भी गलती अलाउ नहीं है। ये क्वेश्चंस हमारे जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए। पहली मिस्टेक यहाँ हो जाती है। ये ऑब्स्टेकल बड़ा ईज़ी है कि हम लोग बिल्कुल, हमें वो टाइम मैनेजमेंट करना है। 3 घंटा 20 मिनट हमको मिल रहा है, तो 3 घंटा 20 मिनट मिल रहा है तो काफ़ी टाइम है, और बायोलॉजी आप लोगों को बूस्ट अप करेगा, 50% वेटेज लेके चल रहा है। तो यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। आता है, उसको चारों ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इन क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए, की भी सही भरना चाहिए। ठीक है, ये काम हो गया हमारा, ये ऑब्स्टेकल हमारा दूर हो गया। चलिए, पहला काम हमने दूर कर लिया। अब आता है एब्सेंट टाइप के क्वेश्चन और नो टाइप के क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं, है ना। उसने क्या क्वेश्चन पूछा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, उन प्लांट्स में कौन सी परत जो लेयर है वो क्या होती है, न्यूट्रिशन के लिए नहीं होती है, सपोज कीजिए नहीं होती है, पूछा है उसने। अब आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया, आपने फर्स्ट टाइप पे टाइम पे टिक कर दिया। ठीक है, आपसे सिंपल सा पूछा गया कि भाई ये कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और उसकी स्ट्रक्चर बना दी K4FeCN6 बना दिया। ठीक है, अब Fe जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया कितना है, तो CN6 को आप जानते हैं मोनोलिगेंट है, मोनोलिगेंट के अकॉर्डिंग आपने 6 बतला दिया, लेकिन आपको मालूम है 6 है। उसने पूछा, जो कंडीशन पूछी आपने कि इन कंपाउंड्स में से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं है। अब आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, नहीं है ना। अब नहीं पर ध्यान नहीं दिया आपने, तो वहां गड़बड़ी हो गई ना। तो इसलिए कई बार, और अच्छे अच्छे हम लोग जैसे हम जो देखिए, टीचर्स जनरली क्या होता है, जब सामने प्लेटफॉर्म पे होता है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा महान बताने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको सब मालूम है, सब अच्छा आता है। ना 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 बेटा जी, ऐसा नहीं है। मैंने अभी भी आपसे कुछ देर पहले कहा है, सब नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, आप 4 सब्जेक्ट के जानकार हैं, आपसे बेटा तो हम भी नहीं। आप सर्वे सर्वा हैं, आप बेस्ट हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं। इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखना। ठीक है, जो जैसे मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ शाहरुख खान से, और हमेशा वो एक बार कहता है,
आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो चीज आप भी ध्यान रखें। या आईने के सामने बोलना भी अच्छा रहता है। अपना कॉन्फिडेंस किसी बच्चे किसी व्यक्ति की वजह से लूज नहीं होना चाहिए, और एग्जाम के दौरान तो बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, नीट 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं या 26 की तैयारी कर रहे हैं, या आप 10th पास आउट हैं और 27 की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस बात को ध्यान रखना, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी सब्जेक्ट, टॉपिक और पॉइंट और टीचर की वजह से लूज नहीं होना चाहिए। तो नो वाले क्वेश्चन या इनमें से कौन सा एब्सेंट है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 10% बच्चे गलती कर देते हैं, मैं तो बोलता हूँ 90% कर देते हैं गलती। बाद में देखते हैं यार मैं तो नो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एब्सेंट पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो भी इससे नहीं लगाते हैं। ठीक है, कई 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 पेपर में तो क्या होता है, उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है कि उसने नो पूछा है, एब्सेंट पूछा है, कि इनमें से कौन सा इनमें एब्सेंट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, और जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है वो हायर रैंक में जाते हैं, वो इन चीज का ध्यान रखते हैं। आप भी ध्यान रखें, आप भी हायर रैंक में जाएं। ठीक है ना, किसी बड़ी कोचिंग के माहौल के अंदर आप घूम मत जाना। ठीक है, और अपनी जो एबिलिटी कैपेबिलिटी उसका विशेष ध्यान रखना। अब आता है असर्शन रीजन। देखिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन के लिए बच्चे का उस टॉपिक से जो नॉलेज है वो बहुत तगड़ी होना चाहिए। एमसीएस के लिए मेन है, आजकल जनरली नीट में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो असर्शन और रीजन की जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बच्चे का टॉपिक पे पूरी तरह से कमांड बना होना जरूरी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से किस में नहीं मिलता, या इनमें से किस में नहीं पाया जाता, इसमें से किस में ये नहीं है। तो उसमें भी बहुत जरूरी है कि टॉपिक की जो डीपनेस है बच्चे को होना चाहिए, है ना। और डीपनेस का मतलब ये नहीं होता, मैं कई बार कोचिंग की शीट्स देखता हूँ, उन शीट्स में क्या होता है, बीएससी की नॉलेज होती है, और 12th में जरूरत ही नहीं है। आप नेट के पेपर देखिए, जरूरत ही नहीं है आपको, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन पे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में देखिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको टॉपिक को अपने क्लास 11 और 12 का जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चलना है बच्चों, समझ रहे हैं। जो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपको सिलेबस दे रही है, वो उसके अकॉर्डिंग चलना है अपन को यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, असर्शन और रीजन, और जो इनमें से कौन से में ऑप्शन में एब्सेंट है, इसके लिए टॉपिक की डीप नॉलेज होना जरूरी है। ये दोनों क्वेश्चन हमको उलझा देते हैं। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन जो होता है पिक्चर और डायग्राम। बायोलॉजी में स्पेशली पिक्चर और डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और पिक्चर और डायग्राम पे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या होता है, अब यहां निर्मल सुपर और पाकी नजर की बात आती है। अगर हमारी किसी डायग्राम को हम पढ़ रहे हैं, उसका हर लेबलिंग हमने की है और ध्यान से उसको पढ़ा है। अभी देखिए नेट में आप देखिए क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से हैं जहां पर डायग्राम दे दिया, पिक्चर दे दी, और उसकी लेबलिंग से क्वेश्चन पूछ लिया। ये पहले भी ऐसा होता हुआ आ रहा है, कोई ऐसा नया तो है ही नहीं कि 2000 जो 24 के पेपर में स्पेशली हुआ या 2025 में नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पिक्चर या डायग्राम जो भी हम लोग देखते हैं उसको ध्यान से देखिए, है ना, ताकि उसकी लेबलिंग सही कीजिए, और लेबलिंग बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए, वो चीज जो दी गई है वो आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि आपको एग्जाम के दौरान गलती करने के बाद समझ में आ जाए कि यार मैंने तो यहाँ लेबलिंग गलती कर दी थी यार, वहां एग्जाम में भी गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पिक्चर और डायग्राम जो भी आप देखते हैं उसकी लेबलिंग बिल्कुल ढंग से कीजिएगा, ताकि कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं हो जाए। प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी में डायग्राम की बहुत वैल्यू होती है ना। वहां से होता है अपनी जो एंजियोस्पर्म बायोलॉजी है, उसमें प्लांट्स के सीड्स के अलग अलग पार्ट, कोटिलोडोन कौन सा है, कौन सी चीज कहां पर है, वो हमको ध्यान देना चाहिए। तो स्पेशली इन पिक्चर के वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो आते हैं, उसमें कहीं ना कोई कोई लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इजी आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हम तो कर ही देंगे, है ना। तो इन चीजों का तैयार हम लोग करें। अब आती है बात अगली बात की, अब आते हैं नॉर्मली ऑब्स्टेकल, क्योंकि यहाँ पर अब बाइंड अप करने की बात आ गई। इसके लिए तो मुझे एक अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 ऑब्स्टेकल आपको 90% लोग डिस्कस कर देंगे, यही इस ऑब्स्टेकल को डिस्कस करते हैं जनरली कोचिंग्स में। ठीक है, कि स्टूडेंट बिहेवियर आउट ऑफ द सिटी एंड द टाइम मैनेजमेंट। और बच्चों, ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। कई बच्चे 10 बार टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते। जिन बच्चों की साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, है ना, और शुरू से ही उनको मालूम है कि मेरा टारगेट क्या है, वो लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही स्टडी कर लेते हैं। अगर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि मुझे इस टाइम पर स्टडी करनी है, उस टाइम पर ही करेंगे। मुझे इतने घंटे केमिस्ट्री को देना है, इतने घंटे मुझे बॉटनी को देना है, इतने घंटे मुझे जियोलॉजी को देना है, इतने घंटे मुझे फिजिक्स को देना है, फिर वो ऐसे ही देंगे। ठीक है, और ये 2 चीजें स्टूडेंट बिहेवियर आउट ऑफ द सिटी की बहुत खास है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, आपका इमोशनल बिहेवियर जो होता है,
और जो आप अपने शहर से बाहर पढ़ते हैं उसको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए तो मुझे एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाना होगा और इसको मैं बनाऊँगा कभी। लेकिन फिलहाल आपको इसको मैं जो होता है स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ये ऑब्स्टेकल भी हैं लेकिन इनको अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो हमारा जो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इससे बड़ा हो क्योंकि बच्चे इतना टाइम नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ तक तो ज़रूर ध्यान रखें बच्चे। तो इसको लिए मैं इन ऑब्स्टेकल्स के लिए मैं कभी और दूसरा वीडियो लेक्चर बनाऊँगा, जिसकी इच्छा होगी वो देखेगा, जिसकी नहीं वो नहीं देखेगा। तो और इन ऑब्स्टेकल को मैं डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो लेक्चर्स में। तो बच्चों एक बार फिर कंक्लूड कर लेते हैं, तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे अपने एग्ज़ाम पैटर्न, अपने स्टडी पैटर्न और अपने पेपर पैटर्न का। ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन ऑब्स्टेकल को अपनी स्टडी में नहीं आने देंगे, है ना? और बहुत ध्यान रखेंगे आप कि आपकी जब स्टडी आपकी हो रही है तो इन दौरान इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और देखिए इस बेईमान ज़माने में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जब आप नीट 2025 या आने वाली 26, 27, 28 जिसका भी आप जिस वीडियो देख रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो होपफुली आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा और आप उस नीट को क्रैक करेंगे। ठीक है? अपनी स्टडी जारी रखिए, नीट की तैयारी जारी रखिए और आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरा कम्युनिटी जो है उसमें मैं नीट 2025 के बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री क्वेश्चन टाइम टाइम पर क्या होगा, मैं आपको डालता जाऊँगा उस पर। तो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है जो हमारे नीट 2025 में आ सकते हैं या ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कम्युनिटी सेक्शन में जो क्वेश्चन वाला ऑप्शन है वहाँ मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ आप देखते रहें उन क्वेश्चंस को। ठीक है? तो साथ और विश्वास के साथ जुड़े रहिए। आपका एमईक्यू सर आपको बेहतर से बेहतर बॉटनी, जूलॉजी आपको प्रोवाइड कराता रहेगा और जो क्वेश्चंस नीट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको सजेशंस होते हैं वो देता रहूँगा। तो अच्छे के साथ, अच्छी आशाओं के साथ आपको बहुत ज़्यादा आपके विश्वास के साथ कि आपने नेट एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे या जो भी जिस पर्पज़ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपका शुभकामनाओं के साथ वो क्रैक हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा एंड बाय बाय।